बार बार शायद आप रोहित से, शुभमन से, विराट से वो फेलियर्स नहीं देखेंगे, वो गलतियां नहीं देखेंगे, लेकिन जो ग्लास आधा भरा दिखता है, मुझे दिखता है कि इन स्पाइट ऑफ जो 4 विकेटें गिर गई, ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग बचने वाली नहीं की। उन्होंने एक स्टेज पर इस तरह की पार्टनरशिप लगा दी थी कि अगर एंड में रन बन जाते शायद 350 रन भी बन सकते थे। अगर लड़ना है तो फिर सामने आके लड़ना पड़ेगा। तो वही हार्दिक पांड्या या फिर ईशान किशन दोनों ने काउंटर अटैक किया और उस स्थिति को, जो थोड़ा प्रेशर भारत के ऊपर बना था कि 4 विकेटें गई, उसके बाद 4 विकेटों के बाद वो ऐसा नहीं हुआ कि अगले 15 ओवर निकाल दिए सिर्फ सिंगल डबल के लिए। कोशिश करी कि जहां बाउंड्री का मौका मिलता है वहां बाउंड्री लगाई ताकि ऑपोजिशन के ऊपर भी प्रेशर आए। सो दैट इज वेयर आई थिंक टीम इंडिया को वो थोड़ा सा एज है कि इनके पास वो ये खिलाड़ी जो है मैच विनर्स खिलाड़ी हैं। वो अब ऐसा नहीं है कि रना बॉल खेलना है, क्योंकि ये वनडे क्रिकेट का जो फॉर्मेट है अब थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। अब 300 रन भी सेफ नहीं लगते हैं, तो वो रन बनाने की जो माइंडसेट है वो बड़ी अच्छा है कि जिसके चलते हुए थोड़ा सा पाकिस्तान भी बैकफुट पे गया। वहां स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। वो जो भी सोच थी बाबर की, अगर वहां पे एक फास्ट बॉलर और चलाते, हो सकता और एक विकेट मिलती, तो शायद अगले बल्लेबाज ऐसे नहीं खेल सकते जैसे हार्दिक पांड्या या ईशान किशन खेले। तो वो अप्रोच जो थी वो बहुत अच्छी अप्रोच थी कि जिसके चलते थोड़ा सा बैकफुट पे प्रेशर दोबारा पाकिस्तान के खेमे की तरफ भी डाला था। एक चैंपियन खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी तरह के वो खिलाड़ी जो कभी हार नहीं मानते थे। शाहिद अफरीदी भी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। शाहिद भाई, आपने सुना भज्जू ने और सनी भाई ने क्या कहा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आप पहले मैच को, जो इंडिया पाकिस्तान का पहला मुकाबला था, आप उसको कैसे असेस करते हैं, इंडिया के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से भी? देखिए, नो डाउट, क्योंकि पूरा मैच हो नहीं सका और इंडिया ने जो स्कोर किया था वो अच्छा चैलेंजिंग स्कोर था। जिस तरीके का स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टार्ट था। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है कि पांडे और विकेटकीपर ने की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप, पॉजिटिव खेले, वहाँ पे थोड़ा कप्तानी के हवाले से भी बात हो सकती है कि वहाँ पे फास्ट बॉलर को अगर लगा लेते तो वो एक विकेट जो मेन प्लेयर खेल रहे थे उनकी अगर विकेट आ जाती तो क्या पता जो टोटल किया वो भी ना कर पाते, जल्दी आउट हो जाते। लेकिन क्रेडिट गोज टू देम, पांडे एंड देन द विकेट कीपर। बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप रही है। हमारी जो बैटिंग है, बैटिंग को मौका नहीं मिला बारिश की वजह से, क्योंकि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है। मुझे अभी तक नहीं पता चला कि बुमराह क्यों नहीं खेल रहा। जो इंडियन बॉलिंग की एक वीक लिंक है वो मेरे ख्याल में उसके आने से, बुमराह के आने से जो इंडिया की बॉलिंग लाइन है वो भी अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन आई डोंट नो कि वो खेल क्यों नहीं रहा। लाला बुमराह वापस घर गए थे। बुमराह हैज बिकम अ डैडी नाउ, सो बुमराह इज अ डैडी नाउ। उनके बेटे की, हाँ जी, उनका बेटा पैदा हुआ है। सो नेपाल के अगेंस्ट जो है वो नहीं फीचर हुए थे, मगर अब सुपर 4 में दिखेंगे। शायद भाई दिखेंगे आपको। हाँ, पहले तो एक आफरीदी से परेशान होते थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पहले एक आफरीदी से परेशान होते थे, अब आपने एक और आफरीदी। मतलब शाहिद भाई, क्या है ये शाहीन इस वक्त दुनिया के मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट? क्या है शाहीन की ताकत और माइंडसेट? क्योंकि भज्जूपा भी हैं, सनी भाई भी हैं। देखिए, आपकी जो 90s की बॉलिंग थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा ये वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद खेलते थे, बाद में शोएब आए, शायद उस जगह नहीं पहुंचे हैं, बट इनको भी लगता है तीनों को देख के कि इन्होंने शुरुआत कर दी उस रास्ते की। देखिए, जो अफरीदी हैं ये तो, आप इंडिया से बहुत मोहब्बत है, वहाँ के लोगों से बहुत मोहब्बत है, तो ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपको ख्वाब में भी आते रहेंगे। जहां तक फास्ट बॉलर्स का ताल्लुक है, हमारे तीनों फास्ट बॉलर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर कोई एक 4-5 आउट कर रहा है तो दूसरा अच्छा स्पेल करके 2-3 आउट। तो इस वक्त अगर देखा जाए पूरी दुनिया की टीमों में 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर जो 145 प्लस के बॉलर्स हैं, अगर पेस भी है और लाइन और लेंथ भी है, बॉलिंग की अवेयरनेस भी है, तो फिर मेरे ख्याल में वो टॉप बॉलर्स और आईसीसी की रैंकिंग में भी टॉप पे हैं। हमारे पास पीछे बैच में भी कुछ बॉलर्स बैठे हुए हैं जो कि इनकी जगह पे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल वी आर लकी कि हमारा फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है बहुत तगड़ा है माशाल्लाह। सनी भाई, बैटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हम जो दोनों हम सीजन बैटर्स हैं भारत के, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनकी क्लास से तो कोई दो राय नहीं है। शुभमन गिल इज अ न्यू कंटेंडर। क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी? बिकॉज शुभमन गिल, यस, नेपाल के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस हो उसके हवाले से अगर कोई बात करें तो, मगर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं वो परफॉर्मेंस आ सकी थी गिल की। देखिए, अगर आपने वो पहले 10 ओवरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि
दूसरी तरफ से नसीम शाह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, जिस तरह के वो आउटस्विंग कर रहे थे, इतने जबरदस्त आउटस्विंग कर रहे थे, उसको खेलना थोड़ा सा मुश्किल बन रहा था। तो क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें ले ली, जबरदस्त विकेटें ले ली विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो फोकस उन पर था। पर जिस तरह से नसीम ने भी बॉलिंग की थी, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, और शुभमन गिल उनके खिलाफ ही खेल रहे थे, उनके एंड पर ही खेल रहे थे, तो अच्छी तरह से वो छोड़ रहे थे। और जब दूसरी एंड पर कोई बल्लेबाज आउट होता है तो फिर जिम्मेवारी जो होती है वो नॉन स्ट्राइकर पे होती है। और शुभमन गिल ने वो जाना कि क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में नहीं थे, मतलब वेस्ट इंडीज के तौर पे अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तो वो जानते थे कि उस वक्त उनको थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। ये 20 ओवर की मैच नहीं थी, ये 50 ओवर की मैच थी। उनके पास शॉट से कि जहां से स्लो स्टार्ट से भी वो मेकअप कर सकते हैं, मतलब 100 का स्ट्राइक रेट के लिए वो जाने जाते हैं। और इसीलिए वो शायद थोड़े से नर्वस थे, थोड़े से वॉचफुल थे। पर मैं दाद दूंगा नसीम शाह की गेंदबाजी को कि जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल को ठंडा रखा, क्वाइट रखा। बिल्कुल भज्जी, एक तरफ तो वो कह रहे हैं जैसे शाहीन के लिए तैयारी तो रऊफ के लिए तैयारी, बट आउट ऑफ द पेपर नसीम शाह भी आ गए। ये 3-3 इनको तीनों को हैंडल करना, यानी 30 ओवर तो बच नहीं सकता बैटर। ये जो 50 में से 30 ओवर्स है, इन पे तो अब क्या सिर्फ 20 ओवर बल्लेबाजी होगी? नहीं, देखिए, बच के क्रिकेट खेली नहीं जाती है, क्रिकेट दलेरी से खेली जाती है। और ऐसा नहीं है कि सामने से कि बहुत ऐसी गेंदबाजी हो रही जो अनप्लेबल गेंदबाजी है। ये एक जो प्रेशर है, मुशी भाई ने बात करी पहले कि प्रेशर गेम होता है इंडिया पाकिस्तान का, और वो प्रेशर क्रंच सिचुएशन में अगर आपने आपको थोड़ा सा ढाल के उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हो तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो आई बिलीव ऐसा नहीं है कि वो 30 ओवर जो है वो बहुत प्रेशर वाले ओवर है, या फिर ऐसे है कि अनप्लेबल है, इनके पास कोई ऐसी चीज है जो बॉल ये फेंकते तो है, बॉल उसके बाद आधे रास्ते में गायब होती है, नजर नहीं आती है बल्लेबाज को। तो आपको वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसके विपरीत विकेट नहीं गवा के बाद में रन बनाने, तो देखो आपको आते ही है। और ऐसा नहीं है कि ये आप पहली बार क्रिकेट खेल रहे हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनसे तेज गेंदबाज, इनसे बेहतर स्विंग कराने वाले गेंदबाज भी उन्हें खेले होंगे और इससे टफ कंडीशन में बल्लेबाजी करी होगी। तो वही बात आ जाती है बार बार कि वो प्रेशर सिचुएशन को कैसे खेल के निकालना है। और वो जो 30 ओवर है उसमें से अगर आप पहला चंक अगर देख लें, नए गेंद के पहले 4 ओवर शाहीन के हो या फिर नसीम के हो, अगर बॉल हरकत कर रहा है तो उस गेंद को रिस्पेक्ट करिए, इररिस्पेक्टिव कि वो बॉलर कौन है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप जो 30 ओवर कह रहे हैं, हो सकता है वो 30 की बजाय वो 20 रह जाए या 15 ही रह जाए, पर आपको कोशिश करनी ये होती है कि पहले 10 ओवर जो सबसे चैलेंजिंग है, दोनों तरफ से नया गेंद, अगर वो हरकत कर रहा है नया गेंद तो उसको नेगोशिएट करिए। उसके बाद जब आपके पास मौका बनता है तो फिर रन बनाने में चूके ना। मैं एक सवाल करना चाहता हूं सनी भाई से स्पेशली, कि जब मैच शुरू हुआ, ऑब्वियसली आप कोचिंग में आ गए हैं, तो लाइक वी गो इंटरनेशनली एंड डू अ कोचिंग, बट मुझे एक बड़ी हैरानगी आई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने आप को इतना ओपन चेस्टेड कर लिया था, इतना ओपन कर लिया था कि आप अंदर आने वाली बॉल के चक्कर में आपको तो आपका ऑफ स्टंप भी नजर नहीं आता एज ए बैट्समैन। ये मैं सवाल करना चाहता हूं सनी भाई से कि आप एक बॉल के लिए जब तैयार होते हैं, और शाहीन ने बड़ी स्मार्टली बॉलिंग की है, उसने फिर लेंथ बॉल बाहर बाहर निकालना शुरू कर दी ताकि उनको ऑफ स्टंप की पता ना चले। इसीलिए विराट कोहली भी इनसाइड एज पे बोल्ड हो गए क्योंकि उनको अपनी ऑफ स्टंप का नहीं पता था। और जब 3 बॉलें लगातार रोहित शर्मा की बाहर उन्होंने रिसीव की